वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। एक ऐसा मॉडल पेपर जो 80 अंक का होगा और मुख्य परीक्षा होगी उसी के पैटर्न पे इस पे प्रश्न होंगे। जिस पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड या 2 अंकों के जिस तरह के भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर में कवर किए गए हैं। और 1-2 मॉडल पेपर या मैं कोशिश करूंगा 3, 4, 5 मॉडल पेपर तक आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। इन मॉडल पेपर से एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो मॉडल आंसर या मानक आंसर क्या होगा। और 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके अधिकांश जो भी प्रश्न हैं वो सारे इसमें सिलेबस में कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ सामान्य जो निर्देश जो हर परीक्षा में आपको देखने हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न पत्र पर नामांक लिखने हैं। कॉपी में रोल नंबर है विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, अच्छी तरह से लिखने हैं, खास करके अंकों और शब्दों में आपको अच्छी तरह से देख के लिखने हैं। और जो भी प्रश्न है उनमें सबसे पहले आपको उसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं कि क्या करना है, कितने प्रश्न करने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो सारा आप एक बार देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि इस बार इम्पोर्टेंट जो लगभग 30 प्रश्न है वो 1 नंबर के सवाल के रूप में या तो अवसर के रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में या सीधे प्रश्न आंसर के रूप में पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी सवाल बन रहे हैं, फैक्चुअल जो सवाल बन रहे हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान दें। मैंने प्रत्येक पार्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जो प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के, उनके वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं कम से कम 4-5 मॉडल पेपर है वो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और इनको खास करके परीक्षा के दौरान या परीक्षा के समय में जब भी आपको समय मिले इसको रिवीजन कर लें, या जब भी आप फ्री हो एक बार इस एक मॉडल पेपर को आप थोड़ा सा देख लें ताकि आपके अधिकांश सवाल है उसमें कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आज का है, वार्षा संधि की स्थापना का वर्ष कौन सा है? ऑप्शन 1955, 56, 1975 और 1999। तो इसका सही आंसर है 1955। वार्षा संधि है वो नाटो के विरोध में, यानी नाटो के जो भी संगठन था उसका मुकाबला करने के लिए 1955 में स्थापना की गई थी। और इसका संबंध रूस से है, यानी जो समाजवादी गुट था उसकी तरफ से था, क्योंकि नाटो की जो स्थापना है वो पूंजीवादी गुट अमेरिका ने की थी। अगली हमारा प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई? 1905, 1911, 1917 या 1929 में। तो इसका सही आंसर है जो रूसी क्रांति है 1917 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षेश यानी सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसमें से सही आंसर है बांग्लादेश। जो दक्षेश का पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962 या भारत बांग्लादेश समझौता। तो ताशकंद जो समझौता है उसका संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध से 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? तो 1987 में, 1991 में, 1992 में या 1959 में। तो इसका सही आंसर है 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये बहुत सरल सवाल है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें क्या शामिल नहीं था? पहला नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता। अब वो सही आंसर बताना है कि कौन सा। अब इसको एक बार मैं आपको और विशेष बता दूं कि प्रश्न को आप ध्यान से एक बार जरूर पढ़ें, 2 बार पढ़ लें, क्योंकि इसमें पूछा हुआ कौन सी शामिल नहीं थी। तो कई बार इस नई को अपन ध्यान नहीं देते और प्रश्न है जो उल्टा समझ लेते हैं और उसका उत्तर गलत करके आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है उदारीकरण, यानी जो भारत ने शुरुआती दौर में नीतियां अपनाई थी उसमें नियोजन भी था, सहकारी खेती भी थी, आत्मनिर्भरता था, लेकिन उदारीकरण की जो नीति है वो 1991 के बाद में अपनाई गई थी। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गोलपीट की मराठी कविता के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, नामदेव ढसाल या इनमें से कोई नहीं। गोलपीट की मराठी कविता, तो इसके जो सही आंसर है नामदेव ढसाल, इसके मराठी लेखक थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक है वो सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है, अगस्त 1947, अक्टूबर 1945, नवंबर 1946 या दिसंबर 1950।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कंपटीशन में भी यह अक्सर पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर? देशी राज्यों में कौन सी जो रियासत या राज्य था वो यथावत समझौते का पक्षधर था? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला हमारा प्रश्न है, 4 में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी जिसको राष्ट्रीय लेवल की मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है तेलुगु देशम पार्टी। बाकी अन्य जो भी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये राष्ट्रीय पार्टी हैं, जबकि तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय या राज्य स्तरीय पार्टी है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस बार रिक्त स्थानों की पूर्ति के सवाल भी आएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो गया न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। खालिजी के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। तो कौन से दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? तो 1960 के दशक में। अगला हमारा प्रश्न है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य शामिल हुए? तो इसमें सही आंसर हो गया 25। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में रिक्त स्थान खालिज गए, महाशक्ति के रूप में उभरा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कौन सा देश है वो महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर हो गया सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, BKU यानी भारतीय किसान यूनियन और खालिज के किसानों का संगठन था, यानी किस राज्यों के किसानों का संगठन था? तो BKU है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन था। अगला है, 1989 के चुनाव में कौन सी पार्टी की हार हुई? यानी रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको पार्टी का नाम लिखना है जिसकी 1989 के चुनाव में हार हुई थी। इसका सही आंसर है कांग्रेस। अब ये कुछ प्रश्न है, 6 प्रश्न है वो रिक्त स्थानों के रूप में आएंगे। अगला जो पैटर्न है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देने के। अति लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में भी 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी न किसी रूप में अवश्य इसमें पूछा जाएगा। तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्यूबा मिसाइल संकट, और इसका सन भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? 1917 की रूसी क्रांति के जो नायक थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि उपनिवेशों ने किस दशक के उत्तरार्ध में आज़ाद होना शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर है 1940 के जो दशक के उत्तरार्ध में उपनिवेश है वो आज़ाद होना शुरू हो गए थे, जिसमें भारत और अन्य देश है वो आज़ाद हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर है, ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया था। यानी ब्रिटिश इंडिया को जब विभाजन किया तो 2 भागों में, पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 भागों में बांटा गया। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन से मॉडल थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास में 2 तरह के मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी। जैसे कि आपको पता है विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, जिसमें अमेरिका के जो समर्थन बड़ा गुट था वो पूंजीवादी मॉडल का था और रूस और उसके समर्थक देशों का जो भी गुट था वो समाजवादी मॉडल का था। इस तरीके से स्वतंत्र जब भारत हुआ 1947 में, तब 2 तरह के मॉडल प्रचलित थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी। जबकि भारत ने इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित मॉडल कहा जाता है, उसको अपनाया। यानी दोनों की जो अच्छाइयाँ या अच्छी बातें थी उनको अपना करके भारत ने एक नया मॉडल अपनाया जिसको मिश्रित मॉडल कहा गया। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? दलित पैंथर्स का जो गठन किया गया था उसका मुख्य लक्ष्य था दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, जाति आधारित असमानता और अन्याय का विरोध करना। हमारा अगला प्रश्न है, 2005 के जून में किस समूह के देशों की बैठक हुई? इसका सही आंसर है ग्रुप 81। अगला हमारा प्रश्न है, 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश शामिल हुए? तो 18वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था उसमें 120 सदस्य देश शामिल हुए और 17 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिकी खेमे के देशों के नाम बताइए। यानी कि ऐसे देश जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई और अमेरिका का समर्थन किया, उन देशों में प्रमुख नाम है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तो खुद है ही, इसके अलावा इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। यानी जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो सारे लगभग अमेरिका की तरफ थे, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो रूस की तरफ समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे। अगला हमारा प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना कब और कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है, सरदार सरोवर परियोजना 1980 के शताब्दी में के प्रारंभ में नर्मदा घाटी में इसका आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी? तो आपको पता होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो भी थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। और उसकी जो मुख्य सिफारिशें थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भी जातियाँ उनके लिए केंद्र सरकार और अधीनस्थ उपक्रमों में रिक्त होने वाले पदों में आरक्षण की सिफारिश इन्होंने की थी। ओबीसी के लिए जो आरक्षण की सिफारिश है वो मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश थी।
अगला हमारा प्रश्न है कि योजना आयोग क्या है। हालांकि अब ये प्रश्न योजना आयोग क्या था, क्योंकि ये योजना आयोग है, अब वर्तमान इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। तो योजना आयोग है, इसका आंसर हो जाएगा कि 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था थी योजना आयोग, जिसका जो गठन है 1950 में हुआ था। इस तरीके से ये खंड, अगला जो खंड है ब खंड है, उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। तो इसमें पहला प्रश्न है, शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था। तो इसका जो कारण था कि परस्पर विरोधी खेमों की समझ में ये बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावना थी। विश्व उस समय जो विश्व युद्ध है उसको देख चुका था और इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं था। और यदि ये गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की प्रयास करता है, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने के लिए अस्त्र बच जाएंगे। और यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध न होकर के शीत युद्ध के रूप में युद्ध की स्थिति बनी रही, क्योंकि शीत युद्ध होने का मूल कारण ये था कि परस्पर जो टकराव तो थी, लेकिन दोनों जो गुट थे उनको पता था कि विश्व युद्ध हो गया तो एक भी गुट है वो बचेगा नहीं, क्योंकि परमाणु हथियार दोनों गुटों के पास में थे, अमेरिका के पास भी थे, रूस के पास भी थे। इसलिए शीत युद्ध है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष युद्ध था, अघोषित युद्ध था, और खास करके ये वैचारिक और जो भी कंपटीशन का युद्ध था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के कोई दो कारण लिखिए। तो मध्य एशियाई जो गणराज्य जो यानी कि जो रूस से स्वतंत्र हुए थे, तो इसका सही आंसर है कि मध्य एशियाई देश है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी उनमें संघर्ष और तनाव का प्रमुख कारण ये था कि इन देशों में हाइड्रोकार्बन यानी कि जो पेट्रोलियम के है उसके संसाधनों के विशाल भंडार थे, और इस भंडार होने के बावजूद भी इन देशों को इनका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, इस क्षेत्र में धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता गया, और जिसने अपनी प्रभुत्वकारी प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए देशों के मध्य तनाव हेतु आधार प्रदान करने का कार्य किया। तो इस तरीके से ये दो जो कारण थे। अगला हमारा प्रश्न है, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है, संक्षेप में लिखिए। तो मानवाधिकारों की 3 कोटियां मानी जाती है, 3 कोटियों में रखा गया है। प्रथम कोटि है राजनीतिक अधिकारों की। कई बार एक वन वर्ड के रूप में पूछा जा सकता है कि मानवाधिकारों की प्रथम कोटि कौन सी है। तो मानवाधिकारों की प्रथम कोटि है वो राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरी जो कोटि है वो आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है, और तीसरी जो कोटि है वो निवेशीकृत जनता और या जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। इस तरीके से ये मानवाधिकार की कोटियाँ होगी। अगला प्रश्न है, भारत में बहुदलीय प्रणाली के संदर्भ में तर्क दीजिए। यानी भारत में बहुदलीय प्रणाली सार्थक है, सफल है या नहीं है। तो इसका आंसर हो गया कि दलीय प्रणाली सफल लोकतंत्र हेतु दलीय प्रणाली आवश्यक है। इसके समर्थन में कुछ निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है कि द्विदलीय यानी जो बहुदलीय व्यवस्था है, इससे साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं, और जिस भी प्रत्याशी की जीत होती है उससे आधे से अधिक यानी 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, सरकार अधिक स्थायी रहती है और वह गठबंधन सरकारों की तरह दूसरी पार्टियों की वैसाखियों पर निर्भर नहीं रहती, टिकी नहीं रहती, और उनके निर्देशों को सरकार गिराने के पैसे मानने तो बाध्य नहीं होती। तो इस तरीके से ये हो गया बहुदलीय प्रणाली। अगला हमारा है कि दूसरा इसका जो कारण है कि बहुदलीय व्यवस्था में देश में सभी को यह ज्ञात होता है कि यदि सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाएगी तो कौन कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वगैरह कौन बनेंगे, क्योंकि पार्टियों के नेता है वो सभी से जाने पहचाने होते हैं। और आज़ादी के 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण रहे, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रथम 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के कोई 2 कारण बताइए। तो 2 कारण क्या क्या थे, यानी देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर के लगातार जो 3 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो उसका मेन कारण जो था कि पहला कारण कि स्वतंत्रता संग्राम के जो भी कांग्रेसी नेता थे वो जनता में लोकप्रिय थे। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1985 में हो चुकी थी, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो अधिकांश नेताओं ने भाग लिया था, जिस कारण वे लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। दूसरा, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल था जिसके पास ग्रामीण स्तर तक फैला हुआ संगठन था, और इस कारण से, और उस समय कोई भी विपक्षी दल इतना मजबूत नहीं था, उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। इस कारण से प्रथम जो 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अगला हमारा प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात की गई। तो योजना आयोग के प्रस्ताव में निम्न नीतियों को व्यवहार में लाने की बात की गई। पहली थी, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार प्राप्त हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों
और उनके नियंत्रण को इस प्रकार से बांटा जाए उससे जनसाधारण की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक या दो स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो, यानी कि जो भी संसाधन है उनका जो भी विकेंद्रीकरण किया जाए, सभी लोगों को इसका फायदा मिले। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध की किन्हीं दो प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी शीत युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, सैन्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसकी दो विशेषताएं थी। पहला, उस समय नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधनों का निर्माण हुआ तथा इसमें अधिकांश देशों को सम्मिलित करना, या विश्व के उस समय के जो तत्कालीन जो देश थे उसमें से अधिकांश देश किसी न किसी गुट में शामिल थे। जैसे ये नाटो, सीटो, सेंटो वगैरह ये अमेरिका के समर्थन वाले, जबकि वार्सा है वो नाटो के विरोध में रूस और उसके समर्थन वाले देशों द्वारा इसका गठन किया गया था। दूसरा है सशस्त्रीकरण और आधुनिक परमाणु मिसाइलें तैनात कर उन्हें युद्ध के लिए महत्व के बिंदुओं को स्थापित करना। ये उस समय की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, विशेषताएं थी। अगला हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसके कोई दो कारण बताइए। तो सोवियत संघ जो बाद में विघटित होकर के अलग अलग गणराज्यों में बढ़ गया, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निम्न कारणों से गतिरोध आया। पहला तो कारण था कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास एवं सैनिक साजो सामान पर खर्च किया और जिससे सोवियत संघ में आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई। जो भी दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित जो भी मुद्दे थे वो गौण हो गए और सरकार का अधिकांश जो ध्यान या धन का जो बजट का अधिकांश भाग था वो परमाणु हथियारों के विकास और सैनिक साजो सामान पर खर्च किया गया। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो कारण था सोवियत अर्थव्यवस्था में गतिरोध का, वो था कि सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप के अपने पिछले देशों के विकास पर अपने संसाधन खर्च करने पड़े और जिससे वह धीरे धीरे आर्थिक तौर पर कमजोर होता चला गया। जिस तरीके से अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत जो भी अपने समर्थन वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों को समर्थन दिया था, उसी तरह से रूस ने अपने पक्ष में देशों को करने के लिए खास करके यूरोपीय जो पूर्वी यूरोपीय देश थे, जो पिछले देश थे और पिछड़े हुए थे, उनको साथ में लेने के लिए उनको कई सारे अपने संसाधन हैं वो खर्च करने पड़े और इस कारण से रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। अगला हमारा प्रश्न है, जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने कौन कौन सी सफलताएं हासिल की? तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में लंबे समय तक जातीय संघर्ष, जिसमें वहाँ के सेंली और तमिल लोगों के बीच में काफ़ी लंबा संघर्ष चला, तो इसके बावजूद भी श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी सफलताएं हासिल की। इसके क्या कारण है या सफलताएं प्राप्त की? तो एक तो है कि अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है, जनसंख्या की वृद्धि दर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया है। तो अच्छी सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। दूसरा, दक्षिण एशिया में देशों में बसे में सबसे पहले श्रीलंका ने आर्थिक उदारीकरण किया, ये भी इसका सफलता का कारण था। और अंदरूनी संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण श्रीलंका में सफलता प्राप्त की। अगला हमारा प्रश्न है, मानवता, शांति और अहिंसा के मित्र क्या दो मांग कर रहे हैं? तो इसका आंसर है, मानवता, शांति और अहिंसा के जो मित्र है वो दो मांग निम्न कर रहे हैं। पहली कि वह धन की मांग करते हैं जिससे शांति, मानव कल्याण और मानवाधिकारों की समर्थक संस्थाओं का सहयोग लिया जा सके, और दूसरा वे लोग शांति और अहिंसा के पक्ष में कानून पारित किए जाने की मांग करते हैं जिससे देश में आंतरिक रूप से खतरा पैदा करने वाली अथवा बाहरी खतरनाक शक्तियों से मुकाबला किया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है, आलोचक ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में चुनाव सफलतापूर्वक नहीं करवाए जा सकेंगे? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जब देश आज़ाद हुआ, जैसे आपने पहले पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो देश के सामने कुछ चुनौतियां थी और उस समय चुनाव करवाना बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य था और अधिकांश विदेशी जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने ये मान लिया था कि भारत में चुनाव का कार्य है वो सफलतापूर्वक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय देश में एक तो अशिक्षा थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और कोई भी संगठित ढांचा नहीं था चुनाव करवाने के लिए। तो फिर भी इस कारण से क्यों लोग ऐसा सोच रहे थे? तो इसके दो कारण जो मुख्य रूप से थे कि भारत में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कराए जा सकने संबंधी दो कारण क्या क्या थे? तो एक कारण तो ये था कि भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है और उस समय भी था, और शुरू से अभी तक जो 21 वर्ष के वयस्क जिसमें स्त्री पुरुष सम्मिलित थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया था और इतने बड़े निर्वाचन मंडलों के लिए व्यवस्था करना कठिन था। उस समय सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार यानी जितने भी जो निर्धारित उम्र के जो लोग थे 21 साल से या 18 साल जो भी निर्धारित थी, वो सभी को मत देने का अधिकार दिया गया था, जबकि उस समय विश्व के अधिकांश विकसित देशों में भी ये व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने ये व्यवस्था संविधान में कर दी। तो ये कार्य बहुत दुष्कर था, कठिन था। दूसरा, भारत के अधिकांश मतदाता अशिक्षित थे,
यानी कि लगभग देश के 15% लोग हैं वो साक्षर थे, बहुत कम साक्षरता थी, और जिससे स्वतंत्र और समझदारी से मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार हो सकेगा इस पर लोगों को विश्वास नहीं था। परंतु जब चुनाव अच्छी तरह से संपन्न हुए तब ये एक भ्रम सिद्ध हुआ, यानी कि भारत में चुनाव है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस कारण से लोगों को लग रहा था, खास करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को भी लग रहा था कि भारत में चुनाव संभव नहीं है या अच्छी तरह से संपन्न नहीं करवाए जा सकेंगे। लेकिन भारत ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव संपन्न कराए और ये भ्रम सिद्ध हुआ। अगला है हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों को लिखिए। अब जैसे कि आपको पता है हरित क्रांति के सकारात्मक भी परिणाम रहे और नकारात्मक भी रहे, तो आपको प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। नकारात्मक परिणाम पूछा जा रहा है तो आपको नकारात्मक लिखना है। पहला नकारात्मक परिणाम था कि हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर है मुखर हो गया, यानी अंतर बढ़ गया। इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब कृषकों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो गई। दूसरा, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी समृद्ध हो गए, जबकि देश के अन्य क्षेत्र कृषि मामलों में पिछड़े रहे। तो नकारात्मक परिणाम के रूप में अगर देखा जाए तो एक तो ये हुआ कि इससे कुछ अमीर किसान जो थे, कुछ बड़े जो किसान थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला। दूसरा, कुछ जो गरीब थे किसान या छोटे किसान थे उनको नुकसान हुआ। दूसरा, हरित क्रांति है वो कुछ क्षेत्र विशेषों में ही ज़्यादा सफल रही, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। दूसरे क्षेत्रों में इसमें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तीसरा, इसका जो नकारात्मक परिणाम ये रहा कि इसमें खाद्यान्न पे, खास करके गेहूँ चावल के उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया, जिसके कारण जो दलहनी फसलें या तेलों वाली जो फसलें वगैरह जो अन्य जो फसलें थी उनका उत्पादन है वो काफ़ी हद तक गिर गया और उसके लिए फिर वापस दोबारा अलग से अभियान चलाना पड़ा। तो इस तरीके से आपको जो प्रश्न पूछा जाए, नकारात्मक पूछा जाए या सकारात्मक, जो भी परिणाम पूछा जाए आपको प्रश्न को अच्छी तरह से देख करके ये उत्तर इसका लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में खतरनाक दशक का क्या आशय है, यानी कौन से दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1 नंबर के प्रश्न में ये कई बार पूछा जाता है कि खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है या कौन से दशक को। तो 1960 के दशक को कहा जाता है क्योंकि उस समय निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसे मुद्दों को उस समय तो कोई भी समाधान नहीं हो पाया था। इन कठिन पलों के कारण लोगों को देश में लोकतंत्र के असफल होने का भय उत्पन्न हो गया था। लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा अथवा देश में बिखरने की संभावना भी व्यक्त की जा रही थी। उस समय की परिस्थितियों के अत्यधिक विकराल होने के कारण इस दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले कुछ दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है जिसमें शब्द सीमा 100 शब्दों की है, उसमें कुछ प्रश्न है कि जैसे या तो अथवा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे इसमें पूछा गया कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं का विवरण लिखिए या श्रीलंका के जातीय संघर्ष के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में थोड़ा बता दिया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल प्रमुख भूमिका निर्वहन कर रहे थे। उनका संगठन था जो LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। इसकी हिंसात्मक कार्रवाइयों और आंदोलन की वजह से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा और लिट्टे की मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग से राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंकाई राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व रहा है और तमिल सरकार और राजनेताओं पर उनके हितों को अनदेखी किए जाने का दोषारोपण किया गया। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है और तमिलों के साथ प्रति उपेक्षित व्यवहार से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की जो आवाज़ बुलंद हुई और 1983 के पश्चात उग्र जो संगठन था वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे ने देश की सेना के साथ में सशस्त्र संघर्ष किया और इसने तमिल ईलम यानी तमिल राज्य या की मांग अलग से मांग कर डाली या एक अलग से तमिलों के लिए राष्ट्र की मांग कर डाली। और यहाँ उल्लेखनीय है कि सन 2009 में श्रीलंका सरकार द्वारा लिट्टे का सफाया कर दिया गया। उसके बाद उक्त स्थिति में बदलाव आया है। तो ये श्रीलंका की समस्या थी। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो श्रीलंका में जो परंपरागत रूप से वहाँ के जो मूल निवासी थे वो सिंहली थे, जबकि भारत के तमिलनाडु से गए हुए तमिल लोग हैं वो भी लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से वहाँ रह रहे थे और वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जबकि वहाँ सिंहली समुदाय है वो तमिल लोगों को कोई भी अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। और इसी कारण से ये संघर्ष की शुरुआत हुई और इसमें भारत से भी शांति सेना भेजी गई। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने शांति सेना भेजी और जो भेजने का जो था वो भारत का जो
जो भी प्रयास था वो सही साबित नहीं हुआ और वहाँ के जो भी भारतीय सैनिक है वो तमिलों के साथ संघर्ष में उलझ गए और अंत में भारतीय सेना को वापस बुलाना पड़ा। तो इस तरीके से ये तमिल समस्या थी। तो अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए या पर्यावरण संबंधी मसलों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से कोई भी एक प्रश्न अथवा में जो होगा उसको आपको करना है। तो अब जैसे ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में है तो इसका आंसर है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए कुछ प्रयास है वो निम्न है। पहला है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को सन 2002 में हस्ताक्षरित करके उसका अनुमोदन कर दिया है, जिसमें जो भी गैसों के नियंत्रण से संबंधित बातें हैं। उसके अलावा भारत ने अपनी राष्ट्रीय मोटर कार ईंधन नीति के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। सन 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के आयात, अपूर्णीय ऊर्जा के उपयोग और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कार्य आरंभ किया गया है। और भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें जैविक उत्पादों का प्रयोग करके डीजल प्राप्त किया जा रहा है ताकि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हो, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं हो। और उक्त उदाहरणों से भारत सरकार के पर्यावरण संबंधित जो भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेते रहने का पता चलता है। इस तरीके से भारत ने इस संबंध में कार्रवाई की है। अगला हमारा प्रश्न है कि क्या जन आंदोलनों को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा सकता है और आंदोलनों के दौरान प्रयोग किए जाते हैं और सफल प्रयोगों को राजनीतिक दल क्यों अपना लेते हैं। या दूसरा जो प्रश्न है अथवा में है कि चिपको आंदोलन के कुछ प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं, चिपको आंदोलन है उसके कारण क्या थे। तो इस आंदोलन का जो प्रारंभ है उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ था। इन गांवों के निवासियों ने वन विभाग से अपील की कि खेती-बाड़ी से संबंधित जो भी औजार है उसके निर्माण के लिए उनको अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग द्वारा अनुमति देने से मना कर दिया गया, परंतु वन विभाग ने एक खेल सामग्री निर्माता जो कंपनी थी उसको जमीन का एक भाग, वही भाग जो ग्रामीणों ने मांगा था वो उसको व्यावसायिक उपयोग के लिए दे दिया, जहाँ से वो खेल कंपनी है वो लकड़ी काट सकती थी। इससे गांवों में विरोध उत्पन्न हुआ और इस क्षेत्र की पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने मांग रखी कि वन कटाई का ठेका है किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। ग्रामवासी चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को हानि पहुंचाए बिना यहाँ का विकास करे। और आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का मुद्दा भी, आर्थिक मुद्दा भी उठाया और इस क्षेत्र में वनों की कटाई के दौरान ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब आपूर्ति करने का व्यवसाय भी करते थे और जिसके कारण स्त्रियों ने शराबखोरी की लत के विरोध में भी आवाज़ बुलंद की और धीरे धीरे उसमें कुछ और सामाजिक मुद्दे जुड़ते गए और इस तरीके से ये एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। अगला हमारा प्रश्न है कि 1989 की बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए या गठबंधन की राजनीति की विचारधारा किन पहलुओं पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर देखेंगे, गठबंधन की राजनीति के जो विचारधारा के जो कुछ पहलू है, पहला है नई आर्थिक नीतियों पर सहमति, यानी जितने भी गठबंधन में जो दल शामिल है वो सभी लगभग नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत और विश्व एक आर्थिक शक्ति बनेगा। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, अधिकांश जो भी राजनीतिक दल है उन्होंने ये मान लिया है, पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। अगला है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है और प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं। इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विचारधारा की जगह, महत्वपूर्ण बात है कि विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर दिया जा रहा है और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर जोर दे रहे हैं। मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व वाली विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। इस तरीके से ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न है, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अगले जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अगर आप चाहें कि और भी जो भी अन्य जो मॉडल पेपर है उसको समाधान बताया जाए तो आप कमेंट करके बताएं। मैं अगले और जो मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा।
इसी तरह की अपडेट के लिए या वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और अपनी जो भी राय है वो ज़रूर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है या किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।